हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस है शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग केबीएस पीआरटी 2025। और आपकी जो रेलवे की पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं, उसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, वो दोनों का सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। तो इसलिए दोनों की क्लासेस हम लोग सेम एक साथ कर रहे हैं। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जब आप मेरी वीडियोस चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो केवीएस पीआरटी 2024 2025 करके लिखा हुआ है। उसमें केवीएस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें आपको सिलेबस का वीडियो मिलेगा, आपको पेडागोजी का पूरा सिलेबस का वीडियो मिलेगा, पूरी स्ट्रेटेजी का वीडियो, बिल्कुल बेसिक से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से वह आप देख सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे भाई, वो क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे, आप सभी को पता है कि बिहेवियरिज्म, जिसको हम व्यवहारवाद बोलते हैं, उसकी जो थियरीज है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लगभग 2 3 थियरी वाटसन की, जेबी वाटसन, और आपको बताओ तो पावलाव की थियरी थी। और आज जो थियरी है हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की। तो एक थियरी और बचेगी, बाकी हमारा बिहेवियरिज्म खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कॉग्निटिविज्म मतलब संज्ञानवाद में चलेंगे, जिसमें जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। और मतलब बहुत सारी थेरीज है जिसको हम पढ़ेंगे ऐसे बारी बारी से। ये यूनिट जो सेकंड यूनिट है हमारा, थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, थोड़ा देर तक चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, तो जो आज की थियरी में हम लोग पढ़ेंगे वो बीएफ स्किनर की थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी? बीएफ, ठीक है, बीएफ स्किनर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? बीएफ स्किनर को बात करेंगे। तो ये भैया एक अमेरिका के रहने वाले थे साइकोलॉजिस्ट। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। सबसे पहली चीज आपको ये लिखनी है। दूसरी चीज इसमें ये लिखनी है भाई आपको कि भैया इनकी थियरी का नाम क्या है। ठीक है, थियरी का नाम क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। तो थियरी इन्होंने जो दी थी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी थी। क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इन्होंने दी थी, जिसका हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में बात करूं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो ये थियरी इन्होंने दी थी। बस आपको इतना ही याद रखना है कि बीएफ स्किनर के द्वारा थियरी, वो एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो थियरी दी थी, उस थियरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये थियरी किसके द्वारा दी गई थी? हमारे बीएफ स्किनर साहब के द्वारा दी गई थी। तो भैया अब स्किनर साहब का क्या मानना था? स्किनर साहब की बात करें तो इन्होंने एक मतलब टेस्ट किया था। ठीक है, वो पहले बात करेंगे, मतलब पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। उनका रिसर्च किस पे था, वो सारी चीजें। तो इन्होंने भी चूहे के ऊपर एक रिसर्च किया था, उसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये कहना क्या चाहते थे बीएफ स्किनर साहब? कहना क्या चाहते थे ये भाई? यह निष्कर्ष इनके थियरी से निकला कि पहले पहले क्या होता है? पहले रिस्पॉन्स, पहले क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, पहले अनुक्रिया होती है किसी चीज की। ठीक है, पहले किसी चीज की क्या होती है? रिस्पॉन्स होती है। बाद में उद्दीपन मिलता है, बाद में स्टिमुलस मिलता है। क्या? स्टिमुलस मिलता है। पहले रिस्पॉन्स, अनुक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है? स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमें री पुनर्बनल मिलता है, वैसे वैसे अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करने की, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, उसमें तेजी या फास्ट मोड में हम उस अनुक्रिया को करने लगते हैं। ठीक है, सीखने की अनुक्रिया में री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। किसने 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 किसने? बीएफ स्किनर ने। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी थॉर्नडाइक की, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको चीजें कि वहां से री का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन अब री पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट किसने बेहतरीन तरीके से दिया? तो वो किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। आपको समझ में आया? देखिए, इन्होंने तीन चीज कहा था। पहले क्या कहा था कि पहले क्या आती है? ठीक है, इन्होंने अपनी थियरी में कहा कि सबसे पहले, ठीक है, पहले क्या आता है? फर्स्ट पहले क्या आता है? पहले रिस्पॉन्स आती है। ठीक है, पहले किसी चीज की रिस्पॉन्स होती है या अनुक्रिया होती है। ठीक है, अनुक्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है? बाद में हमें स्टिमुलस मिलता है। आफ्टर दैट स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस, जिसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। क्या? उद्दीपन
बोलते हैं, ठीक है, उद्दीपन बोलते हैं। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही जैसे, ठीक है, जैसे जैसे हम रीइंफोर्समेंट देने लगते हैं, रीइंफोर्समेंट देने लगते हैं, ठीक है, क्या पुनर्बलन देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना मिल गया, ठीक है, भूख लगी थी, मुझे खाना मिल गया, ये क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट हो गया। तो जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट हमें मिलता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारी राइट, ठीक है, राइट रिस्पॉन्स होती है, ठीक है, सही अनुक्रिया होती है, राइट रिस्पॉन्स होती है, उसके प्रोसेस में क्या हो जाता है, उसके प्रोसेस में जो उसका पेस है वो फास्ट मोड में हो जाता है, ठीक है, फास्ट मोड में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सीखने की अनुक्रिया में जो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में हमारे रीइंफोर्समेंट का सबसे ज्यादा महत्व होता है, ये कहा था बीएफ स्किनर साहब ने। फिर से समझ लीजिए, पहले क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स अनुक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलस उद्दीपन आता है, ठीक है। जैसे जैसे हमें रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन मिलता जाता है, वैसे वैसे हमारा सही रिस्पॉन्स, सही सही जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी क्या है, उसकी जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें उसका जो रेट है वो हमारा इंक्रीज या फास्ट मोड में होता जाता है। हमारे सीखने की अनुक्रिया, रिस्पॉन्स जो होती है वो हम बहुत तेजी से चीज़ों को सीखते हैं। और रीइंफोर्समेंट जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं, उसका हमारे लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब चलिए इनकी थियरी पे चलते हैं, ठीक है, जो मतलब रिसर्च किया था इन्होंने। तो बात करें, इन्होंने जो थियरी दी थी भाई, किसने, बीएफ स्किनर साहब ने, इन्होंने थियरी दी थी। तो भाई इसमें इन्होंने जो अनुबंधन को, जो हमारा अनुबंधन है, इसको जिसको आप कहते हो ऑपरेंट, इन्होंने दो भागों में बांटा था, कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। रुकिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इनके थियरी पे चलते हैं, ठीक है। तो भाई इन्होंने जो रिसर्च किया अपना, ठीक है, जो इन्होंने रिसर्च किया, ये किस पे किया था, रैट पे किया था, ठीक है, चूहे पे, ठीक, चूहे पे किया था। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने किसको, अनुबंधन को, ठीक है, अनुबंधन या आप कहते हो क्या, ऑपरेंट कहते हो, ठीक है, ऑपरेंट को इन्होंने दो भागों में बांट कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें, पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, और दूसरा किसमें, दूसरा इसमें इन्होंने डिवाइड किया साधनात्मक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। अभी सब चीजों को पढ़ेंगे कि होता क्या है, पहले समझते चलिए कि इस थ्योरी में पढ़ना क्या है। तो भैया जो स्किनर, ठीक है, स्किनर साहब का और किसका, स्किनर और थॉर्नडाइक का, ठीक है, थॉर्नडाइक का, इनकी जो दोनों थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है, ये इनका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से जुड़ी हुई है, ठीक, कंडीशनिंग से जुड़ी हुई है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। वही बात करें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया, फिर से सुन लीजिए क्या बताया मैंने ये कहा कि भैया इन्होंने रिसर्च किया था, चूहे पे रिसर्च किया था। वही बात करें तो इन्होंने अनुबंधन, ऑपरेंट को, जिसको हम ऑपरेंट बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, वही दूसरा क्या है, साधनात्मक अनुबंधन, या जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तो स्किनर और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो दोनों किस पे बेस्ड है, वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पे, मतलब हमारा साधनात्मक अनुबंधन पे डिपेंड है, ठीक है, दोनों निर्भर है। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। अब इनके रिसर्च पे बात करते हैं कि इन्होंने किस पे रिसर्च किया था, ठीक है, अपना प्रयोग किस पे किया था। तो इन्होंने भाई अपना चूहे पे प्रयोग किया था। तो इन्होंने किया क्या, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात करें तो देखिए, पावलाव साहब थे, इनमें भाई जो कुत्ते की, जो डॉग, इन्होंने कुत्ते की जो भूमिका थी या रोल था, जो डॉग का रोल था, वो क्या था, वो निष्क्रिय था, ठीक है, क्या था उसका, निष्क्रिय, इनएक्टिव था। और स्किनर में बात करें तो सीखने के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे, वो जो लर्निंग बिहेवियर है उसको सीखना को या बताना चाहते थे, ठीक है। वही बात करें
तो स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर करीब प्रयोग किया। जो बीएफ स्किनर साहब थे, इन्होंने किस पे, रैट और कबूतर, ठीक है, कबूतर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इनको जो रैट वाला, चूहा वाला था, वो प्रचलित हो गया, ठीक, वो बहुत फेमस हो गया। तो बात करें तो एक भूखे सफेद चूहा था, ठीक है, व्हाइट व्हाइट भूखा चूहा, रैट, व्हाइट रैट, ठीक है, काफी भूखा था, और उसको क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, इस बीएफ स्किनर साहब ने एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर उस बॉक्स को एक भोजन में ट्रे लगी थी, उस बॉक्स में, जिस बॉक्स में बंद किया, उसमें एक फूड का ट्रे, फूड ट्रे होता है ना, वो ट्रे लगी थी, ठीक है, क्या लगा था, ट्रे लगा था। अब आगे की बात करें तो एक लीवर भी लगा था उसमें, ठीक है, जिससे क्या होता था, जिससे दबाने पर, वो लीवर को टच करने पर क्या होता था, भोजन की जो गोलियां, मतलब एक गोली फॉर्म में जो भोजन रखा था राउंड शेप में, वो रखा था, और जैसे ही उसको, किसको दबाते थे, एक लीवर को टच करते थे, तो भोजन के ट्रे से, मतलब वो राउंड शेप में जो था, वो खिसक के आगे आ जाता था, किसके पास, चूहे के पास आ जाता था, ठीक है। तो ये होता है। तो काफी, तो बात करें तो जब चूहे को इस बॉक्स में रखा गया, ठीक है, जब चूहा को इस बॉक्स में लाया जाता है, तो वह काफी समय तक इधर उधर घूमता रहता है, किधर, काफी समय तक इधर उधर घूमता रहता है, दीवार व फर्श को सूंघता रहता है, दीवार को फिर फर्श को, दीवार को फिर फर्श को, और काटने की कोशिश करता है। भाई चूहा है, काटने की कोशिश करेगा ही। उसके बाद क्या होता है, तभी उसका अचानक से उछलता कूदता रहता है, उसका जो पंजा रहता है वो किस पे पड़ जाता है, लीवर पे, किस पे पड़ जाता है, लीवर पे पड़ जाता है, ठीक है। तो तभी देखता है क्या, और जैसे ही लीवर पर पड़ा, ट्रे से भोजन आगे खिसक के चला आया, ठीक है, किसके पास, चूहे के पास। तो चूहे को भोजन मिल जाता है, ठीक है। तो जब चूहे को फिर से कई बार उस बॉक्स में रखा गया, तो उसके फालतू के प्रयास कम हो गए। फालतू का प्रयास कहने का क्या मतलब है कि भाई जब भी कोई चीज नई रहती है तो हम खूब जानने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन जब वो चीज हम धीरे धीरे जानने लगते हैं, तो क्या होता है, जो गलत प्रोसेस है या गलत हमारा एक्टिविटी है, वो कम होने लगती है, ठीक है। तो चूहे की भी जो गलत एक्टिविटी थी, वो कम होने लगी थी, ठीक है, मतलब अब इधर उधर ज्यादा कूदता उछलता नहीं था, ठीक है। अब उसने एक प्रयास में बॉक्स को खोलना सीख लिया। अब चूहा क्या भैया, वो जान गया था कि बस हमें लीवर दबाना है और भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया, तो उसके परिणाम भी लगभग सेम थे। कबूतर पर भी प्रयोग किया तो वो सेम था। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि भैया कोई भी मनुष्य अनुक्रिया को सीखने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। मैंने बताया ना, रीइंफोर्समेंट का बहुत इंपॉर्टेंस दिया किसने, बीएफ स्किनर ने, पहले बता दिया था, ताकि कहानी सुन के तुमको याद हो जाए, समझ जाओ। तो रीइंफोर्समेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसका, रीइंफोर्समेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्किनर के सीखने के सिद्धांत को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। आइए कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। तो भैया जो बीएफ स्किनर साहब थे, इन्होंने क्या दिया, तो इनका बात करें तो पहला को जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इन्होंने पहले लर्निंग को दो भागों में बांटा, ठीक है, लर्निंग के, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को दो भागों में बांटा, ठीक है, किसको बांटा है, रेस्पॉन्स को, ठीक है, रेस्पॉन्स को या अनुक्रिया को, ठीक है, अनुक्रिया को कितने भागों में बांटा, इन्होंने दो भागों में बांटा, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने के इन्होंने दो प्रकार बताए, ठीक है, सीखने के इन्होंने दो प्रकार बताए, ठीक है। रेस्पॉन्स को दो भागों में बांटा, कितने, दो भागों में बांटा, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ये इसमें इन्होंने बताया, क्या बताया, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स। और दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा बताया इन्होंने क्या, ऑपरेंट रेस्पॉन्स, ऑपरेंट रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑपरेंट रेस्पॉन्स बताया इन्होंने। तो क्या मैंने कहा, पहले पहले इन्होंने बताया जिसको हम कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया, और दूसरे को क्या कहते हैं हम, दूसरे को कहते हैं क्या, दूसरे को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, ठीक है। तो इन्होंने भैया, जो हमारे बीएफ स्किनर साहब थे, अपने प्रिंसिपल में, अपने थियरी में, इन्होंने सीखने के दो प्रकार बताए, लर्निंग के दो प्रकार बताए, और रेस्पॉन्स को दो भागों में बांट दिया,
रिस्पॉन्स को किसमें, दो भागों में बांट दिया, मतलब रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया को दो भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से थे, वो है पहला रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया। दूसरा है ऑपरेंट रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ठीक है, क्या पहला है हमारा क्या रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, और दूसरा हमारा क्या है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं चीजों को। देखिए पहला क्या मैंने बताया था, प्रतिवादी अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, भोजन को देखकर, ठीक है, भोजन को देखा, भोजन देखा, लार बहना, ठीक है, सलाइवा या लार बहना, क्या है ये क्या है, इसको हम टाइप एस, ठीक है, टाइप एस अनुबंधन बोलते हैं या ऑपरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए सिंपल भाषा में समझना है कि प्रतिवादी अनुक्रिया क्या है, रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर भोजन को कुत्ते ने देखा या किसने, चूहे ने देखा, भोजन को देखा और उसके मुंह से लार आने लगा। ठीक है, क्या लार आने लगा, तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे टाइप एस अनुबंधन। ठीक है, क्या टाइप एस अनुबंधन कहेंगे इसको। ठीक है, सिंपल से मतलब प्रतिवादी रिस्पॉन्स में आपको इतना ही समझना है कि भैया कुत्ते ने भोजन या मतलब चूहे ने भोजन को देखा और उसके मुंह से लार आ गई, तो ये क्या है, ये क्या है हमारा रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स है, रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसको हम टाइप एस अनुबंधन बोलते हैं, टाइप एस थ्योरी जिसको हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप एस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स बोलते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। इसमें क्या होता है भाई, मतलब इसमें देखिए विलिंगनेस रहती है, इसमें क्या विलिंगनेस रहती है, किसका विलिंगनेस रहती है रिस्पॉन्स करने की। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करने की विलिंगनेस रहती है, उसके अंदर पहले से ही इच्छा रहती है। देखिए टाइप एस में क्या होता है कि वो अनैच्छिक होता है, मतलब उसमें मन नहीं रहता। ठीक है, उसमें मन नहीं रहता रिस्पॉन्स या अनुक्रिया करने की। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐच्छिक होती है। ठीक है, विलिंगनेस रहती है रिस्पॉन्स करने की। जैसे मैं कहूँ कि उसमें उस जो टाइप एस थ्योरी थी, तो रेस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स था, उसमें क्या था कि मतलब अनैच्छिक था, मतलब भाई भोजन उसका मन नहीं था उतना। ठीक है, लेकिन उसको मतलब भूख लगी, ठीक है, भूख लगी तो उसको लार उसके मुंह से सलाइवा आने लगा, जैसे ही भोजन को देखा भाई भूख लग गई उसको। ठीक है, तो अनैच्छिक था, लेकिन इसमें क्या है विलिंगनेस रहती है। ठीक है, रेस्पॉन्स करता है, विलिंगनेस रहती है रेस्पॉन्स करने की, अनुक्रिया करने की। ठीक है, जैसे इसमें री इन्फोर्समेंट का, ठीक है, री इन्फोर्समेंट या आप जिसको क्या बोलते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं टाइप आर, टाइप आर थियरी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टाइप आर थियरी बोलते हैं। ठीक है, टाइप आर अनुबंधन बोलते हैं, टाइप आर अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है, टाइप एस भी बता दिया, टाइप आर भी बता दिया। ठीक है, इसमें इसमें क्या रहता है विलिंगनेस रहती है रिस्पॉन्स करने की। ठीक है, और री का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका री का बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा हमारा ड्राइव। ठीक है, सीखने के दो प्रकार बताए थे, अब दूसरा क्या होता है ड्राइव होता है। दूसरा क्या होता है ड्राइव।
ठीक, ड्राइव का कहने का क्या मतलब होता है, अंतर्नोद बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अंतर्नोद बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरनल स्टेज होता है, ठीक है, इंटरनल स्टेज होता है एक प्रकार का, ठीक है, इंटरनल स्टेज होता है, इंटरनल स्टेज होता है जो रेस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, जो रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है या मोटिवेट करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है या प्रेरित करता है, ठीक है, प्रेरित करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव या अंतर्नोद। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलो, भूख, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो क्या, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो भूख, देखिए ड्राइव करने का क्या मतलब है, ये एक इंटरनल स्टेज, ऐसी अवस्था होती है जो रिस्पॉन्स करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। जैसे हमें भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, ठीक है, तो ड्राइव यहाँ किसका काम है, ड्राइव मतलब भूख, भूख लगी तो हमें खाना चाहिए, ठीक है, तो ये हमें प्रेरित करती है कि भाई अब हम खाना चाहिए, हमें भूख लगी है, पेट को खाना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ड्राइव या अंतर्नोद। ये सीखने के दो नियम बताए थे बीएफ स्किनर साहब ने। अब आगे चलते हैं, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हल ने दिया था, ठीक है, किसने, हल साहब ने दिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट हल साहब ने दिया था। और बात करें तो रीइंफोर्समेंट होता क्या है, पुनर्बलन, पुनर्बलन होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट मींस द स्टिमुलस या उद्दीपन, स्टिमुलस which increases the pace and capacity of doing work ठीक। रीइंफोर्समेंट का कहने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा उद्दीपन जो हमारा क्या बढ़ा देता है, हमारा पेस या कैपेसिटी, हमारा क्या गति और क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है, भविष्य में रेस्पॉन्स करने की प्रक्रिया को, भविष्य में रेस्पॉन्स अनुक्रिया करने की संभावना को बढ़ा देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। फिर से मैं बताता हूं, ठीक है, मतलब रीइंफोर्समेंट मींस द स्टिमुलस, उद्दीपन, ऐसा उद्दीपन जो हमारे किसको बढ़ा देता है, हमारे पेस मतलब हमारी गति को, हमारी कैपेसिटी को, ठीक है, कैपेसिटी को, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसके दर को, उसके गति को बढ़ा देता है और कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, और भविष्य में रेस्पॉन्स करने की, फ्यूचर में भविष्य में क्या रेस्पॉन्स करने की, ठीक है, रेस्पॉन्स करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। इस थियरी में इतना ही जानना है हमें, रीइंफोर्समेंट का मतलब यही होता है भैया कि एक ऐसा उद्दीपन स्टिमुलस जो हमारे किसको, कार्य करने की गति को और क्षमता को, ठीक है, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, इंक्रीज कर देती है, और भविष्य में रेस्पॉन्स करने की जो गति है या अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स जो होता है उसकी जो पॉसिबिलिटीज है उसको बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है, इसी को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल बात करूं, जैसे प्रेज, प्रशंसा, अगर हम लगातार आपकी प्रशंसा करते रहेंगे तो आपके अंदर इतना अच्छा रीइंफोर्समेंट आएगा, पुनर्बलन आएगा, आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बुराई करने चाहूँ तो आप डिमोटिवेटेड होते जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए रीइंफोर्समेंट को दो प्रकार में बांटा गया, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आइए पढ़ते हैं,
ठीक है, जो भी स्टिमुलस या उद्दीपक को हम दें जिससे हमारे क्या बढ़ जाती है, जो हमारे अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने की पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएं, तो इसी को हम कहते हैं पुनर्बलन। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस देने से, जैसे मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये क्या है यहाँ पे, ये स्टिमुलस है, उद्दीपक है। ठीक है, अगर ये स्टिमुलस मैं आपको लगातार दे रहा हूँ तो आपको जो अनुक्रिया करने की पॉसिबिलिटीज है, रिस्पॉन्स करने की पॉसिबिलिटीज है, वो इंक्रीज हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। इसी को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक, समझ में आया? अब एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, प्रशंसा सबसे अच्छा पुनर्बलन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के प्रकार, ठीक है, तो इसमें बात करें तो पहला है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल पे मैं बात करूं, फूड, हमारा फूड हो गया, हमारा वाटर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, प्रेज हो गया, प्रशंसा हो गया, कैरियर हो गई, नौकरी हो गई, जॉब हो गया। ठीक है, जॉब हो गया, ये सब क्या है, हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, मतलब रिवार्ड, कोई चीज रिवार्ड, ठीक है, किसी चीज का रिवार्ड देना। ठीक है, ठीक है, किसी चीज को उस मतलब किसी भी व्यक्ति को वो काम देना जो उसको पसंद है, वो चीज देना जो उसको पसंद है, ये क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। वही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो ऐसी चीजें देने से जो कि रिस्पॉन्स करने की संभावना है, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो घटती जाए, इसी को हम कहते हैं क्या, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, क्या नेगेटिव, जैसे मैं पनिशमेंट दूं तो आप रिस्पॉन्स की जो रिस्पॉन्स है, आपका पेस ऑफ रिस्पॉन्स है या गति है, वो डिक्रीज होती जाएगी, वो पॉसिबिलिटीज जो है उसकी घटती जाएंगी। ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे मैं बात करूं पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, ठीक है, या पसंद की चीजों को दूर करना। ठीक है, पसंद की चीज, सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है, पसंद की चीजों को दूर करना। ठीक है, दूर करना, जैसे एग्जांपल कहूं कि भैया हमको क्रिकेट देखने का शौक है तो हम क्रिकेट ही देखेंगे, आपने सीरियल लगा दिया तो उसको आप दूर कर रहे हो, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और टीवी गेम, उसको गेम बहुत पसंद है, आप गेम से उसको दूर रख रहे हो, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, टीवी कम देखना, ये भी क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो बात करें तो भैया ये क्या हो सकता है, ये हमारा सोशल भी हो सकता है। ठीक है, हमारा सोशल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, और क्या हो सकता है हमारा, ये कोई कॉन्क्रीट भी हो सकता है। ठीक है, क्या कॉन्क्रीट भी हो सकता है हमारा। ठीक है, जैसे सोशल में बात करें तो प्रेज करना, ठीक है, प्रशंसा करना, और क्या हो सकता है इसमें, किसी चीज को अप्रिशिएट करना, ये क्या है, सोशल रीइंफोर्समेंट है। एक्टिविटी की बात करें तो कोई, जैसे कोई भी चीज हमारी फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट वर्क है, उसको करने देना। ठीक है, फेवरेट वर्क को करने देना, तो क्या है, ये हमारा एक्टिविटी में आ जाती है। ठीक है, वहीं बात करें कॉन्क्रीट में बात करें तो कोई गिफ्ट देना, ठीक है, कोई गिफ्ट देना, और क्या देना, कोई भी रिवार्ड देना, कोई कार दे देना भैया कि चलो तुम पास कर जाओ, टॉप कर जाओ, कार दे दूंगा। तो ये सब क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। पहला मैंने बताया सोशल, जैसे किसी चीज की प्रशंसा कर देना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर देना, उसको अप्रिसिएशन देना, ठीक है, क्या प्रोत्साहित देना। और वहीं एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी में जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी चीज फेवरेट चीज है, उसकी अनुमति देना। अच्छा, जैसे आपको घूमना पसंद है और पेरेंट्स ने बोल दिया चले जा बेटा, जा मनाली जा घूम के आ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी। कॉन्क्रीट की बात करें, कॉन्क्रीट में मतलब इसमें क्या आती है, जो चीजें हम छू देख सकते हैं, जैसे मैंने गिफ्ट दे दिया, साइकिल दे दी, जा तो टॉप कर जा, मैं तेरे को साइकिल दे दूंगा। वही बात करूं
रिवार्ड, कोई भी रिवार्ड दे दिया, तुम कक्षा 6 में अच्छा नंबर लाएगा तो मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा। तो ये क्या है, ये सब है हमारे फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कॉन्क्रीट। तो अब आइए बात करते हैं, कुछ इनके शेड्यूल थे जो बीएफ स्किनर साहब ने दी थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, री इन्फोर्समेंट स्केड्यूल। ठीक है, स्केड्यूल मतलब पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। इसमें बात करें तो क्या आता है भैया, पुनर्बलन को किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। ये कहने का क्या मतलब है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है, मतलब पुनर्बलन को कितने तरीके से कराया जा सकता है या दिया जा सकता है। तो इसकी बात करें तो ये दो तरीके से दिया जाता है। पहला क्या है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट कैन बी गिवन बाय टू टाइप्स, बाय टू टाइप्स। पहला क्या है, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा कंटिन्यूअस, पहला क्या है हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, दूसरा है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सतत पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आंशिक पुनर्बलन अनुसूची बोलते हैं, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भैया, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल मतलब जो पुनर्बलन है हमारा कितने तरीकों से दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो पहले मैंने बताया एक होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल मतलब सतत पुनर्बलन अनुक्रिया, दूसरा है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जिसको हम कहते हैं आंशिक पुनर्बलन अनुक्रिया। अब आइए पढ़ते हैं क्या होता है हमारा, क्या हमारा सतत पुनर्बलन अनुक्रिया मतलब हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और दूसरा है हमारा क्या कंटिन्यूअस मतलब दूसरा है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। बारी बारी से पढ़ते हैं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मेरे लाला, ठीक है। जो पढ़ लेगा वो बढ़ गया, जो नहीं पढ़ेगा भैया केवीएस वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ केवीएस वाले अपनी तैयारी बड़ी तेज से बढ़ा दो मस्त तरीके से, ठीक है। पढ़ो, वैकेंसी आने वाली है, बस यही कहूंगा। तो पहला है क्या मैंने बताया भाई, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, सतत। भैया हिंदी वाले भी लिखते चले भाई, अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहो, लिखते चलो। पुनर्बलन अनुसूची, अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, मतलब फॉर एवरी रेस्पॉन्स या अनुक्रिया मतलब आफ्टर, यहां आफ्टर लिख लो, ठीक है। आफ्टर एवरी रेस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट is given in a continuous way, in a continuous way, ठीक है। और ये अर्ली स्टेज में, ठीक है, अर्ली स्टेज के लर्निंग में बहुत जरूरी होता है, ठीक है, अर्ली स्टेज लर्निंग में दिया जाता है, ठीक। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है यह कहता है कि भैया हर एक अनुक्रिया के बाद जितनी भी अनुक्रिया होगी उतना
उतनी बार क्या दिया जाता है, पुनर्बलन, री दिया जाता है। क्या, री दिया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि आफ्टर एवरी रेस्पॉन्स, हर एक अनुक्रिया के बाद री इसमें दिया जाता है। ठीक है, हर एक अनुक्रिया के बाद मतलब जितनी जितनी अनुक्रिया रेस्पॉन्स होगी उतनी क्या दी जाएगी, री दी जाएगी। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होता है कि ये अर्ली स्टेज के लर्निंग में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई दूसरा है हमारा आंशिक पुनर्बलन अनुक्रिया। कहने का मतलब है पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि आफ्टर एवरी रेस्पॉन्स नो एनफोर्समेंट इज गिवन, नो एनफोर्समेंट इज गिवन। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसमें क्या बताया कि हर एक क्रिया के लिए इसमें पुनर्बलन नहीं दिया जाता। मतलब हर एक अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या होता है भाई, एक्टिविटीज। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें हर क्रिया के बाद मतलब हर क्रिया के बाद क्या होता है कि हर रिस्पॉन्स के बाद हमें इन्फोर्समेंट नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं, उसमें कंटिन्यूअस वाले में हर एक अनुक्रिया करो उसके बाद रिस्पॉन्स, हर एक अनुक्रिया करो, ठीक है, उसके बाद हमें रीइंफोर्समेंट दिया जाता था। ठीक है, हर ये करी, ये अनुक्रिया करो उसके बाद पुनर्बलन दिया जाता था, रीइंफोर्समेंट दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, हमें इसमें हर एक अनुक्रिया के बाद हमें इन्फोर्समेंट नहीं दिया जाता इसमें। ठीक है, और क्या होता है बाकी इसमें कुछ अनुक्रियाओं, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ अनुक्रियाओं में हमें रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। वही बात करें, ये ज्यादा प्रभावी होता है और सीखने की प्रक्रिया में, हमारी लर्निंग प्रोसेस में बढ़ोतरी करता है, इंक्रीमेंट करता है फास्ट मोड में। ठीक है, तो ये है हमारी चीजें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको भी मैं बता देता हूँ, सुन लो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। शेपिंग, शेपिंग क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि स्वरूप देना या फॉर्मेशन देना, किसी चीज को फॉर्मेट देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक के किसी व्यवहार को विकसित करने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के क्या, बच्चे के, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके सिद्धांत क्या है। पहला है हमारा शेपिंग। शेपिंग का क्या मतलब होता है भाई, ठीक है, शेपिंग में क्या होता है, मतलब फॉर्मेट देना, किसी चीज को फॉर्मेट देना। ठीक है, फॉर्मेट मतलब स्वरूप देना। ठीक, स्वरूप देना। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें जो चाइल्ड होता है, ठीक है, चाइल्ड होता है, इसके बिहेवियर को, इसके बिहेवियर को शेप देने के लिए, क्या शेप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इसमें मैंने क्या बताया, ठीक है, शेपिंग का मतलब होता है फॉर्मेट या स्वरूप देना। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको शेप करने के लिए, उसको एक स्वरूप देने के लिए, ठीक है, उसको एक फॉर्मेट देने के लिए हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेपिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा चेनिंग। क्या, चेनिंग है। ये क्या होता है भाई, चेनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चे के बिहेवियर को, किसी भी बिहेवियर को, ठीक है, व्यवहार को या हैबिट्स को, बच्चे के जो हैबिट्स हैं या उसके बिहेवियर हैं, इसको क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर सिखाने के लिए, ठीक है, इसको सिखाने के लिए, ठीक है, लर्न कराने के लिए या सिखाने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, और किसमें, सीरिएशन वे में सिखाते हैं, क्रमबद्ध वे में सिखाते हैं।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में सिखाते हैं। देखिए ये चेनिंग क्या होता है, चेनिंग के कहने का मतलब आपको भी पता है, चेन का मतलब ये होता है कि भाई हर चीज का चेन होता है। इसका मान लीजिए ये डोमिनोज की हेड ऑफिस है या डोमिनोज है, इसके चेन है कई जगह, इसका डोमिनोज के पिज्जा आप खा सकते हो डोमिनोज को, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे किसी बच्चे के बिहेवियर को या हैबिट्स को सिखाने के लिए किया जाता है कि उसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में कई चरणों में विभाजित करके बच्चों को डिवाइड करके उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से सिखाने को क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों को हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स या उसके व्यवहार को कुछ अच्छी चीजें सिखानी है हमें, तो उस चीज को हम क्या करते हैं कि हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, और उस स्टेप्स को डिवाइड करने के बाद हम उसको किसमें, सीरिएशन में क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्या है हमारा, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, दोनों का यूज करके, ठीक है, किसका यूज करके, शेपिंग और चेनिंग का, ठीक है, चेनिंग का यूज करके, दोनों का यूज करके अच्छी गुड हैबिट्स को डेवलप करना, अच्छी आदतों का विकास करना। हैबिट फॉर्मेशन में क्या है भाई, शेपिंग और चेनिंग दोनों का यूज करके हम बच्चे के अंदर अच्छी आदतें, अच्छे गुड हैबिट्स, अच्छे बिहेवियर को विकसित करने की क्रिया को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं। अब भैया थियरी खत्म हो गई हमारी इनकी, अब आइए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है भैया, हमारी शिक्षा में इसका उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है, शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता पहला क्या है, न्यू बिहेवियर को सिखाने में, नए बिहेवियर को सिखाने में, ठीक है, व्यवहार को सिखाने में मदद करता है या डेवलप करने को, ठीक है। दूसरा बात करें, ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए मदद करता है, बिहेवियर में परिवर्तन या चेंजेस लाने के लिए ये थ्योरी उपकारी है। तीसरा बात करें, ठीक है, बिहेवियर में डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए टीचरों के लिए मददगारी है, टीचर्स के लिए सहायक है, ठीक है, सहायक है। वहीं चौथा क्या है, दंड नहीं देना है भाई, पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है, पनिशमेंट नहीं देना है। तो मैंने क्या बताया, इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन मतलब शिक्षा में उपयोगिता क्या है बीएफ स्किनर की थ्योरी का। तो मैंने पहले बताया कि बच्चों के अंदर कोई भी नए बिहेवियर को डेवलप करना है, विकसित करना है मेरे लाला, तो ये थ्योरी सिखाती है, ठीक है, इस थ्योरी की मदद से सिखा सकते हैं। बच्चे के बिहेवियर में परिवर्तन, चेंजेस करना हो तो ये थ्योरी उपकारी है। वही बात करें बिहेवियर के, मान लो जो टीचर हैं उनको बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, गाइडेंस देने के लिए ये थ्योरी मदद करती है, और पनिशमेंट को पूर्णतः इन्होंने नकारा है। तो भैया ये इस हिसाब से हमारी खत्म हो जाती है ये थ्योरी, इसकी बीएफ स्किनर की थ्योरी खत्म हो जाती है। अब कल से पढ़ेंगे एक थ्योरी और बची है इसमें, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म या संज्ञानवाद क्या होता है, उसमें पियाजे, कोलबर्ग, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हल, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, सब के बारे में पढ़ेंगे, एक थ्योरी पढ़ेंगे। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन करा, थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। फ्री ऑफ कंटेंट में मैं पूरा केवीएस की फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा, ठीक है, हर चीज़ पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपके शेयर पे और लाइक पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप कितना चाहते हो पढ़ना। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो हम भी पसंद करते हैं पढ़ाना, ठीक है, जितना चाहोगे आप पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा उतना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं देना जिनको, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं बता भी रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ समझाने में, कंटेंट क्रिएट करता हूँ खुद से, ठीक है, चीज़ें ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को, कई किताबों से, कई नोट से सबको सर्च करके उसके बाद में लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। इतना डिटेल में देख लेना, आपको किसी ने पढ़ाया हो तो बताना। बाकी ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।